हाँ जी। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। देखिए गाइस, जीएसटी हमें पे करना है सप्लाई के ऊपर, राइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मान के चलिए कि मैं आपको कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ, तो उनकी वैल्यू क्या है। लेट्स से वैल्यू है 10,000 रुपीज़, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेट्स से जीएसटी है 18%, राइट। तो हमें पता चल रहा है कि जीएसटी कितनी पे करनी है जी, 1800। तो एक्चुअल में जो इनवॉइस बनेगा उसके ऊपर प्राइस लिखा जाएगा, फिर जीएसटी लिखा जाएगा। बेसिकली यहाँ पर अगर मान के चलो कि इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी, और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, टोटल मिला के 18% बैठेगा। सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी भी 9%, राइट। तो बेसिकली इस तरह से जीएसटी लिखकर एक टोटल हमें बिल दिया जाएगा। तो पॉसिबल है कि जीएसटी अलग से स्पेसिफाई किया हो, और पॉसिबल है कि इनवॉइस सिर्फ 18 मतलब ये 10,000 रुपीज़ का बनाया गया हो इनवॉइस पूरा। तो जी लो तो मान के चल रहा है कि अगर जीएसटी अलग से स्पेसिफाई नहीं किया गया इनवॉइस के अंदर, तो जो भी अमाउंट स्पेसिफाई की गई है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब इस अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा कि जी जीएसटी कितना है वो निकाला जाएगा और बाकी प्राइस हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जब भी हम जीएसटी डिज़ाइन के अंदर इनवॉइस इशू करते हैं तो बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। एक, जीएसटी इनवॉइस के अंदर सेपरेटली चार्ज किया जा रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्राइस लिखेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि टोटल कितना है 10,000 रुपीज़। फिर जीएसटी, लेट्स से सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी टोटल 18% हो गया। अगर आईजीएसटी होता तो पूरा का पूरा 18% क्या होता, आईजीएसटी, राइट। अगर यूनियन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी होता तो उसके अंदर हम क्या लिखते, आईजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर होती ट्रांजैक्शन तो क्या लिखते, सीजीएसटी 9%, यूटीजीएसटी 9%, राइट। हम मान के चल रहे हैं स्टेट के अंदर है ट्रांजैक्शन, तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। तो जी टोटल मिला के हम यहाँ पर इनवॉइस क्रिएट कर देते 11,800 का, जहाँ पर हमने जीएसटी सेपरेटली शो किया है इनवॉइस के अंदर। अगर हम जीएसटी को सेपरेटली शो नहीं कर रहे, मान के चलिए कि आप सिर्फ यहाँ पर लिख रहे हैं प्राइस, और आपने लिख दिया पूरा 11,800, तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाएगा। मान के चला जाएगा कि जो भी आप प्राइस चार्ज कर रहे हो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, राइट। तो यहाँ प्राइस अलग से निकाला जाएगा, मतलब वैल्यू, और जीएसटी अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी डिवीजन हो जाएगी हमारे पास कि 10,000 प्लस 1,800, ठीक है जी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। देखिए ऐसा पॉसिबल है, मान के चलिए कि मिस्टर आलू हैं, वो मिस्टर कचालू को लेट्स से 10,000 रुपीज़ के गुड्स सेल कर रहे हैं। मिस्टर आलू मिस्टर कचालू को 10,000 रुपीज़ के गुड्स सेल कर रहे हैं। अब मिस्टर आलू ने मिस्टर कचालू को कहा कि भाई साहब अगर आप सारे पैसे एक नंबर में दोगे, सारे पैसों का इनवॉइस लोगे, तो आपको इसके ऊपर 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब नियरली आपको 1,800 रुपीज़ जीएसटी पे करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आधे पैसों का बिल ले लीजिए और बाकी आधे पैसों का बिल मत लीजिए। मतलब 5,000 रुपीज़ का बिल ले लीजिए और बाकी 5,000 रुपीज़ मुझे कैश करवा दीजिए आप।
तो उस केस में आपको बिल सिर्फ कितने का लेना पड़ेगा, 5000 का, और जीएसटी भी कितने पर पे करनी पड़ेगी, 5000 पे। मतलब उस केस में आपको सिर्फ 900 रुपीज़ जीएसटी पे करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ 1800। तो मिस्टर कचालू भी सोचेंगे यार अगर मैं पूरे का बिल ले रहा हूँ तो जेब से कितना जा रहा है, 11,800, और मैं सिर्फ आधे का बिल ले रहा हूँ तो जेब से कितना जा रहा है, 5900। तो ये और 5000 ये, राइट। तो इसका मतलब कितने का जा रहा है बिल हमारे पास। अब मिस्टर कचालू सोचेंगे यार मेरे 900 रुपये बच रहे हैं, मुझे क्या फ़ायदा होगा जीएसटी पे करके। या हो सकता है मिस्टर कचालू कहे यार आप एक भी पैसे का बिल मत दो, मैं सारे कैश में देने को तैयार हूँ। तो 1800 के 1800 रुपये जो जीएसटी के नाम के पे करने पड़ते हैं मिस्टर कचालू को, वो बच जाएंगे, राइट। तो मतलब ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज की जा सकती है, गलत दिखाई जा सकती है, उसमें मैन्युपुलेशन किया जा सकता है फॉर इवेडिंग जीएसटी। तो इसीलिए वैल्यूएशन के ऊपर हमारे पास कुछ प्रोविजंस एक्ट में भी दिए गए, प्लस रूल्स भी लाए गए, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट की जाए, और उस वैल्यू के ऊपर, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी पेएबल हो, राइट। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है वीडियो क्लासेस परचेज करने के लिए, मैंने उसे कहा भैया 15,000 रुपीज़ पोस्ट, ठीक है। अब उस स्टूडेंट के पास कुछ सामान था जिसकी वैल्यू थी 5,000 रुपये। तो मैंने कहा कि यार आप मुझे 10,000 रुपये तो कैश दे दीजिए और 5,000 रुपये का ये सामान दे दीजिए। एक्चुअल में मैंने उससे क्या लिया, 10,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड 5,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ काइंड, मतलब 5,000 रुपये का सामान ले लिया। लेकिन रियल में तो टोटल वैल्यू कितनी ली मैंने, 15,000। अब अगर मैं सिर्फ 10,000 का इनवॉइस क्रिएट कर दूं तो इस 10,000 पर जीएसटी होगी, राइट। तो जीएसटी कितनी पेएबल होगी, लेट्स से 18%, एजुकेशन फील्ड के ऊपर 18%, राइट। तो 10,000 के ऊपर कितनी जीएसटी होगी, जबकि एक्चुअल में जीएसटी कितने अमाउंट पर चार्ज की जानी चाहिए थी, 15,000 पर। तो इस टाइप की मैन्युपुलेशंस हो सकती है जहां गवर्नमेंट को 2,700 रुपीज़ जीएसटी जानी चाहिए थी, वहां गवर्नमेंट को सिर्फ कितनी जा रही है, 1,800, क्योंकि कुछ पैसा मैंने कैश में लिया और कुछ मैंने वैल्यू काइंड में ले ली, लेकिन ली तो एक्चुअल में 15,000 रुपीज़ की वैल्यू है ना, राइट। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, 15,000, रियल में ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, 15,000। तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन वैल्यू पे मतलब 15,000 के ऊपर जीएसटी पेएबल होनी चाहिए ना, राइट। हाँ जी। तो सेक्शन 15 है हमारे पास सीजीएसटी का, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 15, दैट इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो सब सेक्शन 1 ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि मान के चलिए दो नॉन रिलेटेड पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। इसका मतलब जिन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू को अफेक्ट करे। मान के चलिए ए बी को सामान सेल कर रहा है 5,000 रुपये का, लेकिन वहीं ए का रिलेटिव आ जाता है सी, ए सी को वही गुड सेल कर रहा है 4,500 में, क्योंकि सी ए का रिलेटिव है तो इसलिए थोड़ा सा इसे कंसेशन दे दिया, राइट। लेकिन ये जो कम वैल्यू हुई ये किस वजह से, ड्यू टू रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। तो लॉ ने कहा जी इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि किसको कंसीडर किया जाएगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन टू नॉन रिलेटेड पर्सन, राइट, जहां पर इनका रिलेशन प्राइस को अफेक्ट नहीं कर रहा, वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर रहा। तो द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ।
वेयर द सप्लायर एंड रेसिपेंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं जहां पर मैंने 10,000 कैश में लिया था और 5,000 काइंड में लिया था, तो यहाँ पर जो ये प्राइस है 10,000 रुपये, दैट इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। एक्चुअल में तो मैंने क्या कंसीडरेशन लिया है, 15,000, राइट। तो इसका मतलब ये वाला केस क्या सबसेक्शन 1 में कवर हो रहा है? द आंसर इज नो, दिस केस इज नॉट कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1, क्योंकि यहाँ पर जो मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू शो कर रहा हूँ वो रियल नहीं है। मैंने सामने वाले से कंसीडरेशन में 15,000 रुपीज़ लिए हैं, चाहे कैश में या इन द फॉर्म ऑफ काइंड, ना कि 10,000 रुपये। लेकिन मैं इनवॉइस इशू कर रहा हूँ 10,000 का, इसका मतलब जो मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू दिखा रहा हूँ वो ओरिजिनल नहीं है, और अगर वो सही नहीं है तो सब सेक्शन 1 में कवर नहीं होगा। तो जी सब सेक्शन 1 ने क्या कहा, ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब कहता है जी वेयर द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, where the supplier and the recipient of the supply are not related, non-related, right? And the price is the sole consideration. तो जी सिंपल सा एग्जांपल, कोई भी अननोन पर्सन मेरे पास आता है, स्टूडेंट मेरे पास आता है, राइट, मुझसे आके वीडियो क्लासेस परचेज करता है, और मैं उसे कहता हूँ जी 15,000 रुपीज़ की है, वो मुझे 15,000 रुपीज़ पे करता है, मैं उसे एक इनवॉइस प्रिपेयर करके देता हूँ, वो चला जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है सिंपल ट्रांजैक्शन, जहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जहाँ पर रिलेशंस बिटवीन द सप्लायर एंड रिसिपेंट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर रहे, वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यही ट्रांजैक्शन वैल्यू है और इसी को जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू कंसीडर किया जाएगा और इसी पर जीएसटी पेएबल, ठीक। अब इसमें से क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, ये भी दिमाग में रखना है। ये तो प्राइस था ना, ये तो प्राइस था। मान के चलिए कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, ये शॉप है जी, और आप इस शॉप पर जाते हैं, कुछ गुड्स आपने परचेज किए और जो प्राइस था गुड्स का वो ₹10,000, तो ये तो प्राइस हो गया, ठीक है, जो आप शॉपकीपर को देंगे। जब शॉपकीपर ने इनवॉइस बनाया तो आपने देखा वहां पर कुछ टैक्स लगा हुआ है, लेट्स से म्यूनिसिपल टैक्स। तो शॉपकीपर ने कहा जी हमारे एरिया में ये गुड्स सेल करने पर म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगाती है, तो वो टैक्स 500 रुपये। तो शॉपकीपर वो टैक्स आपसे लेने वाला है, शॉपकीपर वो टैक्स आपसे लेने वाला है। तो जी आपको कितने देने हैं, सिर्फ 10,000 या 10,500? 10,500, क्योंकि जो भी टैक्स लगेगा शॉपकीपर लेगा तो आपसे, ठीक है। चलो जी म्यूनिसिपल टैक्स, फिर जी मान के चलते हैं कि शॉपकीपर को ये जो गुड्स थे ये सेल करने के नाम के एक एनजीओ से सब्सिडी मिली। वो एनजीओ इन गुड्स की सेल को प्रमोट करना चाहती थी। एनजीओ ने कहा था कि जो भी इन गुड्स को सेल करेगा, जितने भी रुपए का सेल करेगा, उसका 10% हम उसको सब्सिडी देंगे, ठीक है। अब जी शॉपकीपर को क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, शॉपकीपर को बायर से क्या मिला, बायर से ये अमाउंट मिला 10,500, और शॉपकीपर को एनजीओ से क्या मिला, तो टोटल कितना मिला, कहता जी शॉपकीपर को 11,500 रुपये मिले। तो ये जो वैल्यू है इसके ऊपर जीएसटी पेएबल है। तो सिर्फ प्राइस के ऊपर नहीं, हमें माइंड में रखना है कि क्या क्या प्राइस में इंक्लूड होगा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू निकालने के लिए, और क्या क्या प्राइस में से एक्सक्लूड होगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं जी आप जो गुड्स परचेज करने गए हो दुकान पर, तो प्राइस है जी इन गुड्स का 10,000 रुपीज़, लेकिन शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट दे दिया,
और वो डिस्काउंट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इनवॉइस के अंदर कि प्राइस 10,000 लेस डिस्काउंट 500 और टोटल मिला के अमाउंट पेएबल 10,000। अभी हमारे पास सेक्शन 15 कह रहा है कि अगर डिस्काउंट मिला है, या तो डिस्काउंट मिलेगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे इस केस में हमें कब मिला, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। या फिर डिस्काउंट मिलेगा आफ्टर द सप्लाई, ठीक है। तो हम अभी एग्जांपल जो ले रहे हैं वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई का ले रहे हैं। तो जी सप्लाई के टाइम पर ही डिस्काउंट मिल गया और वो डिस्काउंट स्पेसिफिकली इनवॉइस में मेंशन्ड है, मेंशन्ड इन। तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा, यहाँ किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की जा रही, जेन्युइन डिस्काउंट दिया गया जो कि बिल में मेंशन भी किया गया। तो कहता है जी ये डिस्काउंट की डिडक्शन अलाउड है, मतलब जीएसटी किस अमाउंट पे पेएबल है, इस अमाउंट पे जीएसटी पेएबल है, ना कि प्राइस पर, 10,000 पर नहीं, 9500 पे। तो जी हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कहा गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब हम समझ चुके हैं कि जब ट्रांजैक्शन दो नॉन रिलेटेड पर्सन्स के बीच में हो रही है और जो प्राइस है दिया जा रहा है फॉर द सप्लाई, दैट इज ओनली द कंसीडरेशन, दैट इज द सोल कंसीडरेशन, उसके अलावा बायर सप्लायर को और कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें एडिशंस करने हैं, एज पर सेक्शन 15। और क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है, लेस डिडक्शंस एज पर सेक्शन 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15, ठीक है। अगर सेक्शन 15 को यूज करके हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, सेक्शन 15 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें रूल्स रेफर करने हैं। हमें रूल्स रेफर करने हैं, CGST रूल्स। और रूल्स कौन से, कहते हैं जी रूल 27 से लेके 35 तक वैल्यूएशन से रिलेटेड रूल्स है। ठीक है, तो हमें एक तो सेक्शन 15 पढ़ना है और दूसरा हमें रूल्स पढ़ने हैं। रूल 27 से लेके 35 तक आ जाइए जी। तो जी व्हाट ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सब सेक्शन 2 क्या बता रहा है कि क्या क्या और इंक्लूड करना है प्राइस के अलावा, राइट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड टैक्सेस, जैसे हमने इस केस में म्यूनिसिपल टैक्स ऐड किया था, म्यूनिसिपल टैक्स ऐड किया था, तब जाके हमने क्या निकाली थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी पेएबल था। तो टैक्सेस, लेकिन अगर कोई सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या जो कंपनसेशन सेस है वो पे किया हुआ है तो उसको ऐड नहीं करना, मतलब इनको छोड़कर, जीएसटी टैक्सेस को छोड़कर, जीएसटी को छोड़कर बाकी और भी कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी या फिर चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इफ सेपरेटली चार्ज्ड बाय द सप्लायर। तो अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, आलू imported certain goods for ₹1 लाख, तो इंपोर्ट किया है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पेएबल होगी, एंड पेड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ ₹10,000 10% के हिसाब से एट द रेट ऑफ 10% ऑन 1 लाख, ठीक है। तो एक्चुअल में आलू की जेब से कितना गया,
1 लाख प्लस में 10,000, टोटल मिला के 1,10,000। अब आलू इन गुड्स को कचालू को सप्लाई करेगा, तो आलू ने कहा भैया प्राइस तो है 1 लाख, लेकिन जेब से बेसिक कस्टम ड्यूटी भी गई है 10,000 की, तो टोटल मिलाकर कितने का सामान हो गया? 1,10,000 का, जिसके ऊपर जीएसटी पेएबल है। तो सिर्फ प्राइस के ऊपर नहीं, प्राइस के अलावा अगर कोई टैक्स दिया है तो उसको भी जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करना। कह रहा है जी एक्सेप्ट जीएसटी, मतलब एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, राइट, या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट। ठीक है, तो इनको इंक्लूड नहीं करना। अदर देन लिखा हुआ ना, अदर देन, उसके अलावा अगर कोई टैक्स पे किया जा रहा है और उससे इनवॉइस में सेपरेटली शो किया जा रहा है तो वो भी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। ठीक, फिर जी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और क्या इंक्लूड करना है? कहता है जी अमाउंट इनकर्ड बाय द बायर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। अब इसका भी बड़ा सिंपल सा एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। मान के चलिए मिस्टर आलू एक वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं फ्रॉम कचालू, तो वॉशिंग मशीन कितने की है? 30,000 रुपये की। इसका मतलब प्राइस क्या है? ठीक है, और जो ये वॉशिंग मशीन परचेज की गई थी किन टर्म्स एंड कंडीशन पर परचेज की गई थी? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कचालू हैड टू डिलीवर द वॉशिंग मशीन एट द रेजिडेंस ऑफ आलू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जी जो भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग कचालू को ये वॉशिंग मशीन आलू के घर तक पहुंचवानी थी, मतलब होम डिलीवरी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। लेकिन आलू को खुद टेम्पू हायर करना पड़ा और टेम्पू वाले को 500 रुपये देने पड़े। ये 500 रुपये आलू की जेब से गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सर्विस किसे देनी थी? कचालू को। वही टर्म्स जो थी कॉन्ट्रैक्ट की उसके अकॉर्डिंग किसकी ड्यूटी थी घर तक पहुंचाना? वॉशिंग मशीन कचालू की ड्यूटी थी। तो जी ये 500 रुपये एक्चुअल में किसे पे करने थे? कचालू को, लेकिन पे किसने करे हैं? आलू को। तो कहता है अगर कोई भी एक्सपेंस है विच इज इनकर्ड बाय द बायर ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो 500 रुपये भी ऐड हो जाएंगे और एक्चुअल में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर की जाएगी? 30,500 रुपीज, और इसके ऊपर जीएसटी इज पेबल। ठीक है, तो एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज इनकर्ड बाय द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both। ठीक, फिर जी तीसरा है हमारे पास इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंशियल टू द सप्लाई, विच आर कनेक्टेड टू द सप्लाई। ऐसे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग charged by the supplier to the recipient of the supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of or before the delivery of goods or supply of services। तो जी इसका भी सिंपल सा एग्जांपल देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। मान के चलते हैं मिस्टर आलू ने मिस्टर कचालू से एक गिफ्ट परचेज किया, तो गिफ्ट शॉप है मिस्टर कचालू की और मिस्टर आलू ने वहाँ से एक गिफ्ट परचेज किया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। कितने रुपए का गिफ्ट था? 1000 रुपीज़ का। और मिस्टर आलू ने मिस्टर कचालू को कहा यार इसकी पैकिंग बढ़िया सी करी हो, फर्स्ट क्लास मज़ेदार, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड पैकिंग देख के खुश हो जाए, अंदर गिफ्ट क्या है उस पर ध्यान ही ना जाए, राइट। तो कचालू ने कहा ठीक है जी ये आपकी स्पेशल पैकिंग तो हो जाएगी बट इसके लिए मैं आपसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो ये जो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं फॉर दिस स्पेशल पैकिंग, दिस इज इंसिडेंशियल टू द सप्लाई, गुड्स से रिलेटेड है ये पैसे, राइट। तो जी जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी हमें इस अमाउंट को यहाँ पर कंसीडर करना है और टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी कंसीडर की जाएगी?
1100 मतलब 1100, और इस 1100 के ऊपर जीएसटी इज पेएबल। इसी तरह से अगर कोई कमीशन पे करनी पड़ी है सप्लायर को सेल करने के लिए, और वो कमीशन सप्लायर चार्ज कर रहा है बायर से, अलग से चार्ज कर रहा है बायर से, राइट, तो कमीशन हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, एक बात तो क्लियर है कि सिर्फ प्राइस ही वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है, प्राइस के अलावा और चीजें भी इंक्लूड की जा सकती है फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। जीएसटी किस अमाउंट पर लेवी की जाएगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। फिर जी इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, मान के चलते हैं कि मेरी फैक्ट्री है जी, वजीरपुर में फैक्ट्री है, बर्तन बनाता हूँ मैं, राइट। आप मेरी फैक्ट्री में आते हो बर्तन खरीदने के लिए, और वजीरपुर में क्या ट्रेंड है, जनरली 2 मंथ्स का क्रेडिट मिलता है। तो जो आप मुझसे बर्तन परचेज कर रहे हो, यूटेंसिल्स परचेज कर रहे हो, उसकी पेमेंट कब देनी है आपको, आफ्टर 2 मंथ, राइट। अगर 2 मंथ के अंदर अंदर आपने पैसे नहीं दिए, तो उसके बाद जितना भी डिले होगा उसके ऊपर आपको क्या पे करना है, 1% इंटरेस्ट। तो आपने मुझसे कितने रुपए का सामान परचेज किया, 1 लाख रुपए का। अब जी आपने मुझे पैसे दिए आफ्टर 4 मंथ, तो फर्स्ट 2 मंथ का तो आपके पास क्रेडिट था, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और एक्चुअल में 1 लाख रुपए नहीं पे करोगे आप, मुझे 1 लाख के ऊपर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट भी पे करोगे, मतलब 2 मंथ का कितना इंटरेस्ट हो गया, 2000 रुपीज। 1% पर मंथ, तो 1% 1000 रुपीज हो गया 1 लाख के ऊपर, तो 2 मंथ का कितना हो गया, 2000। तो टोटल मिलाकर आप मुझे क्या पे करोगे, 1,02,000 रुपये, राइट। तो जी इससे वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा, और इसके ऊपर जीएसटी इज पेएबल। तो कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है, लेट फी है, पेनल्टी है फॉर डिलेड पेमेंट, तो दैट मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर जी सब्सिडीज, हमने एग्जांपल लिया था ना कि जी अगर कुछ यहाँ पर परचेज किया जा रहा है और एनजीओ की तरफ से सप्लायर को सब्सिडी मिल रही है, तो उसको भी इंक्लूड किया था हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो जी सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो उससे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। हाँ, किसी एनजीओ से मिल रही है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, किसी कंपनी से मिल रही है, वट उसे इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो उसे इग्नोर कर दो, उसे प्राइस में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, कहता है कोई भी टैक्स जो कि सप्लायर को देना पड़ रहा है और वो बायर से सेपरेटली चार्ज कर रहा है, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर जीएसटी सेस को इग्नोर कर दिया जाए, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके अलावा कोई भी टैक्स। फिर जी एनी अमाउंट इनकर्ड बाय द बायर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंसिडेंशियल टू द सप्लाई। फिर जी एनी इंटरेस्ट, लेट फी या फिर पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट बाय द बायर, या फिर एनी सब्सिडी रिसीव्ड बाय द सप्लायर। लेकिन इसमें भी क्या हमें इग्नोर कर देना है, सब्सिडीज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, चलो नीचे दिया हुआ है, पहले एक बार सबसेक्शन 3 कर। तो हमने जी ये तो देख लिया कि हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, हमने क्या देख लिया कि हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, एडिशंस। तो किसने बताया, सब सेक्शन 2 ने। सब सेक्शन 1 ने क्या बताया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू।
सेक्शन कौन सा चल रहा है? 15। अब जी क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, तो ये कौन बता रहा है? सब सेक्शन 3 डिडक्शंस। तो बेसिकली डिस्काउंट की बात कर रहा है। सब सेक्शन 3 किसकी बात कर रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट बाय द सप्लायर टू द बायर, राइट। तो जी देखिए ध्यान से, हमने डिस्कस किया था कि जी डिस्काउंट दो पॉइंट ऑफ टाइम पे दिया जा सकता है, या तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर आफ्टर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतनी सी बात की गई कि अगर इनवॉइस में मेंशन्ड है, इफ मेंशन्ड इन इनवॉइस, तो जी डिडक्शन अलाउड। अगर मान के चलो प्राइस है 10,000 रुपीज और इनवॉइस भी 10,000 का बना रहे हो आप, और बाद में गवर्नमेंट को कहो जी इनवॉइस 10,000 का बनाया था लेकिन फिर 1,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया था तो 9,000 रुपये आए मेरे पास। गवर्नमेंट कहेगी भैया हम कैसे यकीन करें आपके ऊपर कि आपने बाद में डिस्काउंट दे दिया था। इनवॉइस कितने का है? 10,000 का, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि आपने कितना चार्ज किया, 10,000 रुपये चार्ज किया। अगर आपने एक्चुअल में 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था तो इनवॉइस ही 9,000 का बनाते ना। इनवॉइस कितने का बनाते? 9,000 का। या फिर इनवॉइस आप 10,000 का बनाते और इसके अंदर डिस्काउंट लिखते। तब तो हम विश्वास करते कि आपने 1,000 रुपये का सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया, तब आप इस अमाउंट पर जीएसटी पे कीजिए। लेकिन अगर वो चीज़ इनवॉइस में मेंशन्ड ही नहीं है तो फिर इस पूरे अमाउंट पे जीएसटी पे कीजिए। हमें नहीं पता कि आपने एक्चुअल में डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया, राइट। अब जी बात आती है आफ्टर सप्लाई। अब मान के चलते एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मेरे पास गुड्स परचेज करने के लिए आते हैं और मैं आपको कहता हूं कि जी 2 मंथ्स के क्रेडिट पर गुड्स अवेलेबल है, राइट। तो जी आपने मुझसे 1,00,000 रुपए के गुड्स परचेज किए और साथ में जब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने आपको कहा कि जी अगर आप मुझे पैसे 1 महीने में ही दे दोगे, विद इन 1 मंथ दे दोगे, तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है दैट इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आप मुझे पेमेंट विद इन 1 मंथ कर दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब उस केस में आपको 1,00,000 रुपीज नहीं, कितने पैसे पे करने हैं? तो ये जो टर्म या कंडीशन है ये कब बन गई? कॉन्ट्रैक्ट ये कब बन गया? बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। एंड दूसरी चीज क्या है, कहता है कि जब इसने भाई साहब ने गुड्स परचेज किए 1,00,000 रुपए के, जिसके ऊपर इसके मैंने जीएसटी अप्लाई कर दी 18%, तो मैंने इसे इनवॉइस कितने का बना के दिया? मैंने इनवॉइस बना के दिया इसे 1,00,000 प्लस में 18,000। 1,18,000 का मैंने इसे इनवॉइस बना के दिया, राइट। और ये जो जीएसटी इसने मुझे दी है इसका ये क्या ले लेगा? क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन बाद में अगर मान के चलते हैं ये 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो एक्चुअल में क्या इसकी जेब से 1,00,000 रुपए गया है? एक्चुअल में इसकी जेब से कितना गया है? एक्चुअल में इसकी जेब से कितना गया है? 98,000, ना कि 1,00,000।
राइट। तो जी 2000 तो इसकी जेब से गए ही नहीं, तो इस 2000 पे नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन ये इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पूरे 1 लाख पे ले चुका है, पूरे 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका है। तो जी गवर्नमेंट ने कहा ये 2000 रुपये जो आपको डिस्काउंट के नाम के मिल रहे हैं ना, मतलब आपको ये पैसा पे नहीं करना पड़ रहा, इसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके, ये हमें वापस दे दो। रिवर्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द डिस्काउंटेड अमाउंट। तो जी इसके ऊपर जो 360 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो वापस दे दो। तो आपने पहले कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था? 18,000 का। अब इसमें से कितना हमें वापस दे दो? 360 रुपीज़। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो फिर वो डिस्काउंट अलाउड है। इसका मतलब अब टैक्स 1 लाख पर नहीं, जीएसटी 1 लाख पर पे नहीं करना, बल्कि किस पे करना है? ठीक है। हाँ जी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट, शैल नॉट इंक्लूड मतलब डिडक्शन अलाउड है, विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई if such discount has been duly recorded in the invoice, if such amount has been duly recorded in the invoice, right? या आफ्टर द सप्लाई, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई या आफ्टर द सप्लाई। लेकिन आफ्टर द सप्लाई के केस में दो हमारे पास कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश्ड, वो जो डिस्काउंट दिया गया है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रेलिवेंट इनवॉइसेस। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट, उस 2000 रुपये का जो डिस्काउंट मिल गया उससे एट्रीब्यूटेबल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई। तो इसके ऊपर कितना बनता है? 18% के हिसाब से 360, वो वापस दे दो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने ले लिया था, क्योंकि आपने तो पूरे 1 लाख पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था इनवॉइस के बेसिस पर, क्योंकि शुरुआत में तो इनवॉइस कितने का मिला आपको? 1 लाख प्लस 18,000 का, राइट। तो आपने उस इनवॉइस के बेसिस पर पूरा 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था। लेकिन अब आप पे कर रहे हो 98,000 और आप 2,000 रुपये के ऊपर जीएसटी पे नहीं करना चाहते। कहता है अलाउड है, आप 98,000 पर ही जीएसटी पे कीजिए, लेकिन वो जो 2,000 रुपये के ऊपर आप ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं वो रिवर्स कर दीजिए, गवर्नमेंट को वापस दे दीजिए, राइट। फेयर इनफ। चलो जी, अगर आप एज पर दीज प्रोविजंस वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे तो जी सबसेक्शन 4 ने क्या कहा? रेफर रूल्स। फिर रूल्स में देखिए कि कौन सा सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल, राइट। अच्छा, हमने ऊपर रिलेटेड पर्सन पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन बिटवीन टू नॉन रिलेटेड पर्सन पढ़ा था हमने। तो रिलेटेड पर्सन का मतलब ऑल्दो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। हम रिलेटेड पर्सन को ऑल्दो पहले भी पढ़ चुके हैं, ये नंबरिंग गलत हो गया, तो मैंने यहाँ पर भी रिलेटेड पर्सन का मतलब लिख दिया है। ठीक है जी, देख लीजिएगा। हाँ जी, ये एक इलिस्ट्रेशन है। प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000, टैक्स बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल 500। तो ये टैक्स बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए इसे इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐड का बट साइन लगा दूँ यहाँ पर। फिर पैकिंग चार्जेस जो एडिशनल लिए गए, हमने देखा कि पैकिंग चार्जेस या कोई भी ऐसे चार्जेस विच इज़ इंसिडेंशियल टू द सप्लाई उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम मैंने प्लस का बटन लगा दिया, राइट। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ, तो ये भी इंक्लूड किया जाता है। कौन सी सब्सिडी इंक्लूड नहीं की जाती? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो एनजीओ से मिली है तो यहाँ पर भी ऐड होगी ये भी, राइट।
डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो 5% ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स डिस्काउंट है, तो इसको लेस कर दें क्योंकि ये डिडक्शन अलाउड है, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, राइट। तो टोटल मिलाकर क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई निकली, 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 1,000, राइट, माइनस 500, 5% प्राइस ऑफ द गुड्स के ऊपर 5%, तो इसका 5% कितना बैठा, 500, तो माइनस मतलब लेस 500, और क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई निकली, 12,000, और इसके ऊपर जीएसटी इज पेएबल, राइट। हाँ जी, अब वैल्यूएशन रूल्स देखते हैं, मींस रूल्स रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। भाई सेक्शन 15 ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि अगर ऐसी ट्रांजैक्शन है जहां पर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं टू नॉन रिलेटेड पर्सन्स के बीच में, वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो फिर आपको रूल्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन के अंदर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन या ट्रांजैक्शन इज बिटवीन टू रिलेटेड पर्सन्स, तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई शैल बी एज पर द रूल्स। तो रूल्स कौन से हैं जी, कहता है जी रूल 27 से लेके 35 ऑफ CGST रूल्स 2017। आ जाइए जी, रूल 27 बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है, कह रहा है वेयर द गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज फॉर अ कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी। मान के चलिए कि मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू जो है क्लासेस की वो है लेट्स से 10,000 रुपीज़, लेकिन मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ सिर्फ 5,000 रुपीज़, प्लस 5,000 रुपये में मैं आपसे अपना कोई और काम करवा रहा हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 5,000 रुपये मुझे क्लासेस के नाम के दे दीजिए, प्लस मेरा ये काम और कर दीजिए आप, तो आपको 10,000 पे करने की जरूरत नहीं है, 5,000 रुपीज़ ही पे कीजिए। तो इसका मतलब कि जो कंसिडरेशन है दैट इज़ नॉट होली इन मनी, इसके साथ साथ मैं कुछ जो कंसिडरेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ काइंड ले रहा हूँ, राइट। तो वहाँ पर रूल 27 इज एप्लीकेबल, जिसने बड़ी सिंपल सी बात कही कि जी ओपन मार्केट वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, या फिर अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बी द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। देखो जी बड़ा सिंपल सा इसने कहा रूल 27 ने, कहाँ पर एप्लीकेबल है रूल 27, वेयर is not wholly in money, तो हम कहेंगे कंसिडरेशन इज इक्वल टू मनी प्लस समथिंग, दिस समथिंग मे बी in kind, in the form of favor, या फिर an act, या फिर request for not doing something। कुछ भी हो सकता है समथिंग, राइट। तो रूल 27 एप्लीकेबल है। रूल 27 के अंदर सब रूल 1 ने क्या कहा, कहता है जी अगर फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो उसे ऑप्ट करो। अब ध्यान से देखिएगा, कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है वीडियोस परचेज करने के लिए मेरी, तो जनरली मैं जो वीडियोस देता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब मैं क्या चार्ज करता हूँ 10,000।
आप मेरे पास आते हो वीडियोस परचेज करने के लिए, तो मैं आपसे लेट से चार्ज कर रहा हूँ 6000, प्लस मैं आपको कुछ फेवर करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 10,000। तो सब रूल 1 क्या कहता है कि 10,000 शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस 10,000 पर जीएसटी इज पेएबल। अगर बाई चांस फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सब रूल टू क्या कह रहा है, कह रहा है जी देखिए आपको ये तो पता है कि 6,000 रुपीज तो लिए हुए हैं, प्लस कहता है जी जो भी आप फेवर ले रहे हो उसकी वैल्यूएशन कर लो कि फेवर की वैल्यूएशन क्या है, राइट। तो फेवर की जो वैल्यूएशन है, मान के चलो कि अगर मैं किसी और को यही काम करने के लिए कहता तो वो मुझसे 5,000 रुपये चार्ज करता, तो मतलब फेवर की वैल्यूएशन क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी, 5,000। तो जी क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, 11,000, राइट। तो सिंपल सी बात, कहता है कंसिडरेशन इन मनी, जो कि हमारे केस में क्या थी 5,000, प्लस एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी। कंसिडरेशन नॉट इन मनी क्या था हमारे केस में, फेवर जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, उसको मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो कि कोई और कितने पैसे लेता यही काम करने के, तो हमने कहा जी 6,000 रुपये लेता, तो टोटल क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन ये कब ऑपरेटिव है, सब रूल टू मतलब भी जब ए ऑपरेटिव नहीं है, राइट, मतलब जब फेयर मार्केट वैल्यू या ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। कहता है जी ना यहाँ से प्राइस निकाला जा रहा, ना यहाँ से प्राइस निकाल पा रहे, क्योंकि जो हमने फेवर लिया है उसकी वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस के अंदर भी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वांटिटी। तो जी सेम तरह की सेम क्वांटिटी में जो आपने किसी और को सप्लाई दे रखी है वो कंसीडर करके वैल्यूएशन निकाल ली जाए, राइट। इफ द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड अंडर क्लोज ए और क्लोज बी और क्लोज सी, तो उस केस में रेफर रूल 30 और 31, ठीक है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रूल 30 और 31 रेफर करना है, मतलब पहले रूल 30 रेफर करना है और फिर रूल 31। अगर रूल 30 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकालना पॉसिबल नहीं है तो रूल 31 रेफर करना है, अगर रूल 30 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकालना पॉसिबल है तो रूल 30 ही रेफर करना है, ठीक है जी। अब जी बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मान के चलो कि मैं CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरे मॉड्यूल की 15,000 में, ठीक है। और ये तो मैं कर ही रहा हूँ। अब मैंने लेट से CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू किया और आप मेरे फर्स्ट स्टूडेंट हो, ठीक है। आप मेरे पास आते हो कि जी प्राइस क्या है, मैंने आपको कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे 10,000 रुपीज़ तो कैश दे दीजिए, प्लस एक प्रॉमिस कीजिए कि आप प्रोफेशनल लेवल पर किसी और से क्लासेस नहीं लेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पर आप मुझसे ही क्लासेस लेंगे, तब मैं आपको जो क्लासेस है एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 की वो 10,000 रुपीज़ में दूंगा, ठीक है। अब जी अगर हम क्लोज ए को रेफर करें, रूल 27 के क्लोज ए को रेफर करें, तो वो क्या कह रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू। तो जी मैं बेची फर्स्ट टाइम रहा हूँ, तो उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू तो नॉट अवेलेबल। क्लोज बी क्या कह रहा है, कह रहा है जी जो भी आपने कैश में कंसिडरेशन लिया है तो मनी प्लस वैल्यू ऑफ
कंसिडरेशन नॉट इन कैश। अब बताओ जी, इस चीज़ की वैल्यूएशन निकालना पॉसिबल है? ये प्रॉमिस कि आप प्रोफेशनल लेवल पर किसी और से क्लासेस नहीं लोगे मेरे अलावा, इस चीज़ की वैल्यूएशन करना पॉसिबल है? द आंसर इज़ नो। तो जी ना तो ए एप्लीकेबल है ना बी एप्लीकेबल है। अब सी पे आते हैं जी। सी क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ सेम काइंड एंड क्वांटिटी। अब देखो जी, सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 एंड सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 ये सेम काइंड के माने जा सकते हैं। सेम सिलेबस है, मतलब सिलेबस का मतलब सी एस का ही कोर्स है, सेम लेवल का है, और दोनों में सेम सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट्स इसमें और 4 सब्जेक्ट्स इसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सेम काइंड एंड सेम क्वांटिटी का कंसीडर किया जा सकता है दोनों को, राइट। तो यहाँ पर ये जो क्लोज सी है ये एप्लीकेबल हो सकता है कि जी मॉड्यूल 1 के लिए कितना चार्ज कर रहे हो, 15,000, तो मॉड्यूल 2 की भी वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी, और इसके ऊपर जीएसटी इज पेएबल। ठीक है जी, तो समझ में आ गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी। कहता है अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर जी क्लोज डी ने कहा फर्स्ट रेफर रूल 30। फर्स्ट रेफर रूल 30 if rule 30 is not applicable, then rule 31। ठीक है, गुड्स के केस में। सर्विसेज के केस में रूल 30 और 31। मतलब यहाँ आपको प्रायोरिटी रूल 30 को देनी पड़ेगी। सर्विसेज के केस में आपकी मर्जी, आप चाहो तो रूल 30 को इग्नोर कर सकते हो, डायरेक्ट रूल 31 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट की जा सकती है। आ जाओ जी, यहाँ पर 2 इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं, और ये जो इलिस्ट्रेशन है ये रूल्स में ही दे रखे हैं, मतलब ऑफिशियल गैजेट्स में ही दे रखे हैं। वेयर द न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर ₹20,000 along with the exchange of old phone, कि जी पुराना फ़ोन दो और नया फ़ोन 20,000 रुपये में ले लो। इफ़ द प्राइस ऑफ न्यू फ़ोन विदाउट एक्सचेंज इज़ 24, अगर एक्सचेंज ऑफर में आप जा रहे हो तो 20,000 रुपीज़ दो, पुराना फ़ोन दो और नया फ़ोन 20,000 में ले लो। अगर एक्सचेंज ऑफर में नहीं जा रहे तो नया फ़ोन 24,000 का है। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, ओपन मार्केट वैल्यू क्या हो गई फ़ोन की। तो जीएसटी कितने रुपए पर एप्लीकेबल है? 24,000 पर, राइट। Where a laptop is supplied for 40,000 along with the barter of a printer that is manufactured by the recipient, and the value of printer is known at the time of supply is ₹4,000। मैंने आपको लैपटॉप दिया, आपने मुझे प्रिंटर दिया, राइट। प्रिंटर की वैल्यू है 4,000, तो आपने मुझे प्रिंटर दिया और मैंने आपको लैपटॉप दिया, और मैंने आपसे सिर्फ 40,000 रुपीज़ लिए। अरे भैया 4,000 रुपये का प्रिंटर भी तो लिया आपसे। तो अगर लैपटॉप की वैल्यू ओपन मार्केट में नहीं भी अवेलेबल, तब भी 40,000 प्लस 4,000 रुपये का जो प्रिंटर लिया आपसे कितने हो गए? ठीक है जी, ये क्लोज बी का एग्जाम्पल है और ये क्लोज ए का एग्जाम्पल है। फिर जी रूल 28 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन से रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन तो ऊपर भी दे रखी है। डिस्टिंक्ट पर्सन आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि मान के चलो मेरी 3 अलग अलग स्टेट्स में 3 यूनिट्स हैं,
एक हरियाणा में, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में, राइट। तो तीनों ही सेम पैन पर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, मतलब तीनों के नाम का सेम पैन नंबर गया हुआ है, क्योंकि मेरी ही है तो मेरा ही पैन नंबर जाएगा, राइट। इनको अलग अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा जीएसटी में, क्योंकि डिफरेंट स्टेट के अंदर है। पैन नंबर सेम है, पैन सेम, रजिस्ट्रेशन डिफरेंट। तो उस केस में इन तीनों को क्या कंसीडर किया जाएगा? डिस्टिंक्ट। लॉ का कहने का मतलब ऑल दो आपकी है तीनों, लेकिन फिर भी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब जहां पर ऑल दो रिलेटेड है, सेम पैन नंबर पर रजिस्टर्ड है, तो उन्हें क्या कंसीडर किया जाएगा? डिस्टिंक्ट। ठीक। अब देखो, मेरी एक यूनिट से मेरी दूसरी यूनिट पर सप्लाई जा रही है गुड्स की या सर्विसेज की, तो वो वाला केस कह रही है कि वहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी, राइट। क्योंकि एक्चुअल में मान के चलो मैं यहाँ पर रॉ मटेरियल तैयार करता हूँ, वो रॉ मटेरियल मैं ये दिल्ली वाली यूनिट में भेज देता हूँ, और यहाँ पर फिनिश गुड्स, तो मेरी इंटेंशन कोई अपनी एक यूनिट से दूसरी यूनिट को सेल करने की थोड़ी ना थी। एक ही पर्सन की एक यूनिट दूसरी यूनिट को सेल थोड़ी ना करेगी, राइट। और सेल करेगी भी, मतलब अगर मैं प्राइस दिखा भी रहा हूँ तो उस केस में भी रिलेशन की वजह से इन्फ्लुएंस तो होगा प्राइस। तो वहाँ पर क्या करना है जी? वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड आउट करनी है, ये किसने बताया? रूल 28 ने। हाँ जी। तो रूल 28 क्या कह रहा है? कह रहा है जी, पहला तो वही जो रूल 27 में पड़ा था, ओपन मार्केट वैल्यू। भाई आप डिस्टिंक्ट पर्सन को या रिलेटेड पर्सन को नहीं देते, आप ओपन मार्केट में कितने की सेल करते? तो ओपन मार्केट वैल्यू, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वही बी, मतलब द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी। ठीक है। अगर इन दोनों में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता तो फिर सी क्या कह रहा है कि रेफर रूल 30 और रूल 31। तो मैं आपको बता चुका हूँ, गुड्स के केस में प्रायोरिटी रूल 30 को देनी है। अगर रूल 30 में भी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है तो रूल 31 रेफर करना है। लेकिन सर्विसेज के केस में यू कैन इग्नोर रूल 30, यू कैन डायरेक्टली रेफर रूल 31। ठीक है। तो ये तो बड़ी सिंपल चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी गई, कहता है कि या तो जो सप्लायर है वो इसे कंसीडर करे या इसे कंसीडर करे। तो मैं कहूँगा ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2 बड़ा सिंपल सा है। ऑप्शन 2 ने क्या कहा? डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन। ठीक है। रूल 28 ऑप्शन 1 ने क्या कहा? कहता जी हम कहते हैं तीनों में से कोई भी आप देख लीजिए, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ये, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सेम काइंड क्वांटिटी। अगर यहाँ भी पॉसिबल नहीं है तो फिर अगर यहाँ पर निकाली जा सकती है तो भी देख लीजिए, नहीं तो आप ऑप्शन 2 ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 क्या कहता है? कहता है जी मान के चलिए ए ने अपनी ही रिलेटेड पर्सन बी को गुड्स सप्लाई करे, बी ने वो गुड्स एज इट इज आगे सी को सेल कर दिए। ठीक है। तो ये क्या है और ये दोनों क्या है? अनरिलेटेड या नॉन रिलेटेड कह लीजिए, नॉट रिलेटेड। ठीक है।
नॉट रिलेटेड सही वर्ड है। बी ने सी को कितने में दिए, लेट्स से 100 रुपये में। बी ने सी को कितने में दिए, 100 रुपये में। कहता जी हम मान के चलेंगे इस ऑप्शन 2 के अंदर ए ने बी को कितने में दिए होंगे, 90% ऑफ 100, मतलब तो जी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हुई, जिसके ऊपर जीएसटी इज पेएबल। ठीक है, तो गाइस ये जो सेकंड ऑप्शन है क्या कह रही है हमें, दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपेंट। मतलब जो गुड्स ए ने बी को सप्लाई करे हैं, बी एज इट इज वही गुड्स सी को सप्लाई कर रहा है, राइट। बी और सी नॉन रिलेटेड है, इसका मतलब जेन्युइन रेट पर सप्लाई कर रहा होगा सी को। ए और बी रिलेटेड है, यहाँ पर हमारे पास डिस्टिंक्ट या फिर रिलेटेड, राइट। तो इस केस के अंदर कहा गया कि जी जो रिसिपेंट है, बी इज द रिसिपेंट, राइट। तो जो रिसिपेंट है वो आगे किस रेट पर सप्लाई कर रहा है, उसका 90% shall be considered as value of supply for the purpose of GST from A to B। ठीक है जी। द वैल्यू शेल एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, तो सप्लायर की ऑप्शन है, सप्लायर चाहे तो ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है, चाहे तो ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। बी एन अमाउंट equal to 90% of the price charged for the supply of goods of like kind and quantity by the recipient to his customer not being a related person। ठीक है। फर्दर कह रहे वेयर द रेसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। किस केस की बात कर रहे हैं हम, कह रहे हैं जहां पर सप्लाई हो रही है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट या फिर रिलेटेड पर्सन, राइट। तो कह रहा है जी वेयर द रेसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। अब देखो जी ए और बी दो रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। ए बी को गुड्स सप्लाई कर रहा है, मान के चलते हैं कि इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर की गई है, प्राइस जो डिक्लेयर किया गया है दैट इज 10,000। तो बी को इसके ऊपर 18% के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं जीएसटी एप्लीकेबल है, कितनी जीएसटी पे करनी है, और बी को इसका फुल क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। अगर यही सेम गुड्स के लिए मान के चलते हैं वैल्यू डिक्लेयर की गई होती है इनवॉइस के अंदर 12,000, तो उसके अकॉर्डिंग जो जीएसटी पेएबल है 2160, उसका भी बी को फुल क्रेडिट मिल जाता। तो वैल्यू जितनी ज़्यादा शो की जाएगी बी को क्रेडिट उतना ज़्यादा मिलेगा। बात समझ रहे हैं, वैल्यू जितनी ज़्यादा शो की जाएगी बी को क्रेडिट उतना ज़्यादा मिलेगा। उस केस के अंदर कह रहा है अगर वैल्यू कम भी शो की गई है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्राइस कम शो किया गया है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी को 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाना है। तो बी के पास तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट एक तरह से अवेल हो ही जाना है। अगर कम वैल्यू शो करेंगे तो बी को कम इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा गवर्नमेंट से, अगर ज़्यादा वैल्यू शो करेंगे तो बी को ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, राइट। तो कह कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस के अंदर जो भी इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर की जाएगी दैट शैल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था, रूल 28 बिटवीन टू डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्संस। फिर जी रूल 29
ये रूल किस चीज से रिलेटेड है? कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। तो जी सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट, तो इस केस के अंदर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये ए बी, ए जी एजेंट है और बी प्रिंसिपल है। ए से बी को जा रहा है और बी आगे लेट से सी को दे रहा है। बी और सी क्या है? नॉन रिलेटेड। तो एजेंट से प्रिंसिपल को जा रहा है और प्रिंसिपल आगे सेल कर रहा है, राइट। या फिर मान के चलो जी प्रिंसिपल से एजेंट को जा रहा है और एजेंट आगे सेल कर रहा है टू नॉन रिलेटेड, राइट। तो वो वाला केस है। कहता है द सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट शैल be the open market value of the goods being supplied or at the option of the supplier be the 90% of the price charged for the supply of goods of the like kind or quantity by the recipient to his customer not being a related person where the goods are intended for further supply by the said recipient। तो जी कहता है इन दोनों केसेस के अंदर चाहे वो एजेंट से प्रिंसिपल को जा रहा है या प्रिंसिपल से एजेंट को जा रहा है, तो दो ऑप्शन दिए, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ओपन मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाए, या फिर ऑप्शन 2 क्या है? कहता है 90% ऑफ द चार्ज्ड बाय द रेसिपेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेसिपेंट है, ये सप्लायर है, तो रेसिपेंट एक नॉन रिलेटेड पर्सन से क्या चार्ज कर रहा है? उसका 90%। सेम यहाँ पर ये रेसिपेंट है एजेंट, बी क्या है? सप्लायर। तो रेसिपेंट एक नॉन रिलेटेड पर्सन से क्या चार्ज कर रहा है? उसका 90%। ऊपर वाली केस है 90%, राइट। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज की जा सकती है। और जहां ये पॉसिबल नहीं है तो फिर वही रूल 31 रेफर कीजिए। आ जाइए जी, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रिंसिपल सप्लाईज ग्राउंडनट टू हिज एजेंट। तो जी प्रिंसिपल ने ग्राउंडनट सप्लाई किए एजेंट को, ठीक है, एंड द एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंडनट ऑफ द लाइक काइंड या क्वांटिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाईज एट अ प्राइस ऑफ 5000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ सप्लाई। तो जी एजेंट कितने में आगे सप्लाई कर रहा है? 5000 पर क्विंटल, ठीक है। तो जी अब प्रिंसिपल के पास जो एक ऑप्शन है वो तो ये है कि इसका 90% ये कंसीडर किया जाए वैल्यू ऑफ सप्लाई, या फिर ओपन मार्केट वैल्यू। Another independent supplier is supplying groundnut of the like kind and quantity to the said agent at the price of 4550 per quintal। तो जी अदर पर्सन भी ए को सप्लाई कर रहा है ग्राउंडनट ही, सेम क्वांटिटी में, लगभग सेम क्वांटिटी में, लगभग सेम काइंड के ग्राउंडनट्स, राइट। और ये कितने में सप्लाई कर रहा है ए को? तो ये तो प्रिंसिपल और एजेंट हो गई, ये क्या है?
और ये कितने में सप्लाई कर रहा है। तो जो दो नॉन रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है उसे हम कह सकते हैं ना ओपन मार्केट वैल्यू। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गई, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गई। तो दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकता है प्रिंसिपल। द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल शैल बी दिस, और वेयर ही एक्सरसाइज द ऑप्शन द वैल्यू शैल बी 90% ऑफ 5000, दैट इज। ठीक है, आ जाओ जी। रूल 30। अच्छा 27 क्या था, जनरल। 28 के अंदर क्या पढ़ा हमने, डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन। 29 के अंदर क्या पढ़ा हमने, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। 30 जो सिंपल सी बात कह रहा है, अगर ऊपर वाले रूल्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं की जा सकती तो सिंपली टेक 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। तो लो ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि अगर ए बी को कुछ सप्लाई कर रहा है तो 10% तो मान के चले यार अपना मार्जिन रखेगा। तो अगर इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रही है 100 रुपये, तो कितने में सप्लाई मान के चली जाएगी, 110 में। भाई 10% तो कम से कम अपना मार्जिन रखेगा। तो 110% जो भी वैल्यू है उसका, जो भी कॉस्ट है उसकी 110% क्या मानी जाएगी, किसका 110%, जो भी कॉस्ट पड़ रही है सप्लायर को, राइट। हाँ जी, तो ये तो सिंपल सी बात कह रहा है। अब रूल 31 क्या कह रहा है, अगर रूल 30 में भी आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो आपको रूल 31 रेफर करना है। लेकिन सर्विसेज के केस में यू कैन स्किप रूल 30, यू कैन डायरेक्टली ऑप्ट फॉर रूल 31, इग्नोरिंग रूल 30, यू कैन डायरेक्टली ऑप्ट फॉर रूल 31। ठीक है, सर्विसेज के केस में। गुड्स के केस में आपको सीक्वेंस वाइज ही चलना है, पहले रूल 30, अगर ये भी नहीं पता चल पा रहा है, इसके अंदर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो रूल 31। और एक्चुअल में रूल 31 कुछ भी नहीं कह रहा। रूल 31 कह रहा है यार सेक्शन 15 के प्रोविजंस को दिमाग में रखते हुए और इस चैप्टर के अदर प्रोविजंस को दिमाग में रखते हुए आप रीजनेबल मीन्स विच शैल बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजंस। तो जी आप रीजनेबल मीन्स से फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, राइट। जैसी भी सर्कमस्टांसेस होगी, जो भी सिचुएशंस होगी, आपको दिमाग में क्या रखना है कि दो अनबायस्ड लोगों के बीच में, नॉन रिलेटेड लोगों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होती तो उस केस में क्या वैल्यू चार्ज की जाती, उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, आ जाइए जी। अब हमारे पास स्पेसिफिक केसेस में आ रहे हैं कि स्पेसिफिक केसेस में क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई लेकर चलिए, जिसे हम कह सकते हैं डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई।